आदाब नाजरीन, कुछ लम्हे फुर्सत के आपके साथ बिताने के लिए मैं आपकी मेज़बान एक बार फिर से रूबरू हूँ। नाजरीन, जब भी हम ये सोचते हैं कि कोविड चला गया है तो ये हमारी गलतफहमी होती है। यकायक यहाँ वहाँ से खबरें आने लगती हैं कि ये वबा फिर से अपने पैर पसारने लगी है। भाई, मेरी तो आपको यही सलाह है कि एहतियात बरतिए, क्योंकि साफ सफाई का भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है इस वबा के अंदर। साथ ही जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ जाने से बचिए, और अगर जाना भी पड़ रहा है तो मास्क लगाकर जाइए। बल्कि मास्क को तो आप अपनी आदत के अंदर शुमार ही कर लीजिए तो बेहतर होगा। देखिए ना, एहतियात बरतने में कोई भी हर्ज नहीं है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए, हमेशा की तरह। दुनिया की हर खूबसूरत शय को देखने का जरिया है हमारी आंखें, जिनके बिना जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है। लेकिन ख्वाब देखने और उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए आंखों की रोशनी नहीं, बुलंद इरादों की जरूरत होती है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर की रहने वाली प्रांजल पाटिल की आंखें हालांकि दुनिया के हर रंग से महरूम हैं, लेकिन उनका हौसला और जज्बा कितनी ही खवातीन के लिए रोशनी की किरण बना। हिंदुस्तान की पहली नाबीना आईएएस अफसर प्रांजल पाटिल के लिए आईएएस बनने की चुनौती औरों से जुदा थी। आंखों के बिना न सिर्फ मुल्क का सबसे मुश्किल इम्तिहान पास किया, बल्कि अच्छी रैंक के साथ पास किया। प्रांजल छठी जमात में रही होंगी जब एक हादसे के तहत उनकी आंख की रोशनी चली गई। जिंदगी की इस आजमाइश के चलते प्रांजल अंदर से टूट सी गयी, लेकिन हिम्मत का दामन फिर भी कस कर थामे रखा और इस हादसे की कड़वी सच्चाई के साथ ही कुछ कर गुजरने की ठानी। आईएएस की कोचिंग के बिना एक सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से प्रांजल ने इस मुश्किल तर सफर को तय कर अपनी मंजिल हासिल की। नतीजा ये निकला कि पहली ही कोशिश में एग्जाम पास कर लिया, लेकिन अपने रैंक से खुश न थी, सो दोबारा यूपीएससी का इम्तिहान दिया और फिर से अच्छी रैंक के साथ कामयाबी हासिल की। प्रांजल पाटिल की कहानी सबके लिए, खासकर खवातीन के लिए एक सबक है। वाकई नाजरीन, इनका ये जज्बा देखकर तो हमारी भी आंखें खुली की खुली रह गईं। वैसे हमारे हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो आईएएस बनने की तमन्ना रखते हैं और किसी भी माजूरी के ना होते हुए भी इस तमन्ना को पूरा करने में पूरी जद्दोजहद के साथ लगे रहते हैं। लेकिन देखिए ना, इन्होंने कैसे अपने सपने को साकार किया। वाकई इनके जज्बे को देखकर हमें हिम्मत रखनी चाहिए और पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मंजिलें पाना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज एक बार फिर से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर सबीन रिजवी से, जो हमें बताएंगी बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का हल। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे डॉक्टर सुचित्रा के पास, जो हमें बताएंगी कि किस तरह से नशे की बुरी आदत से निजात पाई जा सकती है। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे योगिता जी से, जो हमें बताएंगी आयुर्वेद से जुड़ी कुछ अहम बातें। भाई, ये सब जानने के लिए हमें स्टूडियो से बाहर निकलना होगा और आपको चलना होगा मेरे साथ। नाजरीन, वालिदैन हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक अच्छे माहौल में परवरिश मिले और वो उनके ख्वाबों की कसौटी पर खरे उतरे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिन्हें वालिदैन हल नहीं कर पाते। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सबीन रिजवी, जो बाज़ाब्ता खुद एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। तो आइए बात करते हैं उनसे। आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया समरीन। अक्सर क्या होता है डॉक्टर साहिबा कि ये सिंगल चाइल्ड बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं जी। एक तो उनके अंदर शेयरिंग की आदत नहीं होती जी, ठीक है, और कहीं ना कहीं माँ बाप भी उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। जी बिल्कुल। तो वही दोबारा से वही बात कि आगे चल के उनकी शख्सियत में ये चीज़ें पनप जाती हैं, आदतें पनप जाती हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत में ही सिंगल चाइल्ड से कैसे डील की जाए, उसको कैसे परवरिश दी जाए? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा समरीन, की बच्चा जो है वो कुछ भी सीख के नहीं पैदा होता है।
बिल्कुल। वो जो भी सीखता है सबसे पहले अपनी फैमिली के अंदर से सीखता है। माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्या माँ बाप शेयर कर रहे हैं उसके सामने, क्या आप जो उसके वालिदैन हैं उनको अपने बिहेवियर में दिखा रहे हैं कि शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो वो वहाँ से देखेगा कि अच्छा यहाँ पे तो सब लोग शेयर करते हैं, यहाँ पे तो घर में सब लोग एक दूसरे से जो भी उनकी अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छा खाना होता है, अच्छे कपड़े होते हैं, वो आपस में शेयर करते हैं और खुश रहते हैं। तो अव्वल तो वहाँ से सीखेगा। दूसरा, जब हम कहते हैं हमारे साइकोलॉजी में कि 5-6 साल तक वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, तो उसका जो तजुर्बे होते हैं बच्चों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब इतनी छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको बेड टाइम अगर स्टोरीज सुनाते हैं, उनको कहानियाँ सुनाते हैं, तो कोशिश करें कि वैल्यूज़ की बात करें, उनको बताएं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और उनको छोटा छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, जैसे उनकी कोई भी अगर वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उनका पिगी बैंक है, उनमें उनको खुद से बोलें कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप ये पुअर किड्स के लिए कितने पैसे इसमें से शेयर करोगे, या जिनको ज़रूरी होगा उनके साथ कितने पैसे आप शेयर करेंगे, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा अंदर से। तो बहुत ज़रूरी है कि ये फीलिंग अर्ली ईयर्स में ही उनके अंदर इनकलकेट अगर हम करें, रात में इस तरह की स्टोरीज सुनाएं, उनको बताएं और उनको शाबाशी दें। जब वो शेयर करें अपनी तरफ से तो उनको रीइंफोर्स करें कि कितनी अच्छी बात की आपने। बाज़ दफ़ा वो करने की कोशिश करते होंगे लेकिन देखते होंगे कि अच्छा इससे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल। तो वो आदत कहीं ना कहीं धीरे धीरे फेड होती जाती है। तो कोशिश ये करनी है कि आप उसको इनकरेज करें, छोटी से छोटी बात, उसको पॉजिटिव स्ट्रोक्स दें, उनको बोलें कि कितनी अच्छी बात की आपने, अगर छोटा सा भी काम किया है। तो इस तरह से आप सिखा पाते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि शेयरिंग, लेकिन हम तवज्जो नहीं दे पाते इस बात को कि हम ही वो बच्चे के लाइफ में उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही बिल्कुल डॉक्टर साहिबा। अच्छा डॉक्टर सबीन, अगर बात करें, आजकल छोटे छोटे बच्चे को देखा जा रहा है कि वही वाली बात की वक्त की कमी के चलते या अपनी मसरूफियात के चलते अक्सर जो है उन्हें मोबाइल दे दिया जाता है हाथ में जी। और वो उस पर कुछ भी देखते हैं जी। कार्टून देख रहे हैं या कुछ भी उनके साथ वो पूरा दिन उनका वही मतलब काम रहता है, उसी मोबाइल में वो बिजी रहते हैं। जी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज के वक्त में सही नहीं है। बच्चों को कैसे डील किया जाए इस चीज़ से कि जो मोबाइल का यूजेज है वो कैसे आपकी जो ज़हनी तवाज़ुन है उसके लिए कितना हार्मफुल होता है, तो वो पब्लिश रिसर्च भी बता रही है। और बच्चे को मतलब एक दिन में 5-6 घंटा कितने बच्चे हैं जो स्पेंड करते हैं सिर्फ वो गेम्स खेलने में, छोटे छोटे बच्चे, और उसका बहुत बुरा असर पड़ता है समरीन। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये कन्वीनियंस की बात है, हमारे लिए ईजी हो जाता है ना। अक्सर माँ बाप जो हमारे पास आते हैं, कभी बात करते हैं तो वो कहते हैं अरे ये तो बिना टीवी ऑन किए या बिना लैपटॉप के या बिना मोबाइल फ़ोन के खाना नहीं खाता। तो क्या बच्चे ने अपने लिए ये चॉइसेस की हैं? तो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए याद रखना कि खुद मुख्तारी ज़रूरी नहीं है, खुद इख्तियारी ज़रूरी है बचपन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चॉइसेस जो हैं वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेक करना। लेकिन आपको ये देखना है, आपको अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है ना। आपको ये नहीं करना है कि अच्छा, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं हो गया कि स्टबर्ननेस के आगे आप हर बार उनको उनकी बात मानते जा रहे हैं या आप वो जो कह रहे हैं करते जा रहे हैं। आपने दिया ना उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन, आपने दिया लैपटॉप, आपने दिया टीवी। अगर आप ऑल्टरनेट वेज, आप रूल्स बनाइए, बच्चे एक बार रेजिस्ट करेंगे, 2 बार रेजिस्ट करेंगे, नाराज़ होंगे आपसे, लेकिन अगर उनको समझ में आएगा हमारे घर का रूल ये है, खाते वक्त कोई मोबाइल फ़ोन नहीं देखना है, खाते वक्त कोई टीवी नहीं देखना है, तो उसे फॉलो करेंगे, उसे फॉलो भी करेंगे। मुश्किल होता है, पेरेंटिंग आसान नौकरी नहीं होती, आसान नौकरी नहीं है। सही सही कहा आप। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते डॉक्टर सबीन, आप हमारे उन वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? मैं कहूँगी बहुत मुबारक हो आपको कि आपको ये शरफ़ हासिल हुआ कि आप वालिदैन बने। वो जो बच्चे हैं आपके पास, जो घर में आपके बच्चे हैं, वो आपके लिए एक तोहफ़ा है। जैसे तोहफ़ा आपको कोई पसंद आता है, आप उसे बहुत संभाल के रखते हैं, उतने ही संभाल के अपने बच्चों को भी रखें। तो बस यही कहूँगी कि उसको बहुत प्यार से, जितना आप प्यार देंगे, और प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप उनको डिसिप्लिन नहीं कर सकते, प्यार का मतलब ये है कि आप उनको सपोर्ट करें, लेकिन उनको ये भी सिखाएं कि क्या क्या चीज़ों से उनकी ज़िंदगी और मुश्किल बन सकती है। तो वो भी आपका रोल है वालिदैन के रोल में। लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि उनको पता हो कि उनकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो तो उनके माँ बाप हमेशा उनके साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे जो ये नाजरीन है और ख़ास तौर से वालिदैन जो हैं उनके लिए बहुत ही अहम जानकारी फराहम की। बहुत शुक्रिया समरीन।
नाजरीन, पहले भी हमने आपको ये बताया है कि किस तरह से हमारे किचन में जो चीज़ें हैं उन्हें इस्तेमाल करके हम छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और अगर बात की जाए आयुर्वेद और यूनानी की, तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। आज हम इसी मौजू पर बात करने के लिए आ गए हैं योगिता जी के पास। डॉक्टर योगिता जी का हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। नमस्कार। डॉक्टर योगिता जी, सबसे पहला और अहम सवाल, ये सुपर फूड आखिर होते क्या है? बहुत सुना है इसके बारे में और बाजार में बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सुपर फूड बेसिकली कोई भी खाने का ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जो कि रिच इन एनर्जी होता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में उपलब्ध हो, तो उसे हम सुपर फूड कहते हैं। बट आजकल सुपर फूड से मतलब ये माना जाता है कि बहुत ही महंगे महंगे खाने की चीज़ें जो कि बाहर की कंट्री से या तो आती हैं या हमारे यहाँ कम होती हैं, या कुछ ऐसे रीजनल फूड्स भी हैं जो हमारे यहाँ लोग खाते थे लेकिन अब उनको भूल गए हैं। बहुत सारी वजह हैं उन चीज़ों को छोड़ने की, तो अब वो जो भूल गए हैं उनको दोबारा से जब हम डाइट में सम्मिलित करते हैं, हम उनको नए नए नाम देके उन्हें सुपर फूड और उन्हें एक फैंसी फूड आइटम बना देते हैं। योगिता जी, ये तो हुई सुपर फूड की बात, लेकिन हर कोई इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाता। तो क्या हमारे किचन में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें कन्वर्ट करके हम सुपर फूड बना सकते हैं? मैं सबसे पहले आपको ये मिथ ब्रेक करना चाहूँगी कि सुपर फूड की कोई अलग कैटेगरी नहीं है। हम जो रेगुलर रूटीन में जो चीज़ें खाते हैं उन्हीं में हम ऐसी चीज़ें ऐड करके या उनको हम राइट तरीके से अगर हम सही प्रकार से पकाते हैं, सही मसाले डालते हैं और सही तरीके की चीज़ों को अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं, तो हम अपने फूड को ही सुपर फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ गया, हम हमारी जो ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स हैं उनमें हम बहुत सारे मसाले अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो आप हल्दी, लहसुन, अदरक, सौंठ, दालचीनी या इस तरीके के और जितने भी अजवाइन वगैरह जो भी ये खाने की चीज़ें हैं, जो ये मसाले कॉन्डिमेंट्स जो हैं, ये हम अभी तक तो ये सोचते हैं कि ये हम फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली फ्लेवर के साथ साथ ये बहुत सारे इनके बॉडी पे अलग अलग तरीके के काम भी होते हैं। बहुत सी चीज़ों की ये बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काली मिर्च हो गई, वो भूख बढ़ाने में हेल्प करती है। तो हम जब जैसे आप छाछ घर में बनाते हैं तो उसके अंदर आप उसमें काली मिर्च डालते हैं, तो काली मिर्च डालने का पर्पस छाछ जो है इटसेल्फ आपकी भूख बढ़ाने के लिए बनाई जाती है जी। तो जब आप उसमें काली मिर्च डालेंगे वो आपकी भूख को और बढ़ाएगी। तो इन सब चीज़ों की मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो आप जब भी खाना कुकिंग करते हैं तो आप इन ट्रेडिशनल हर्ब्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करिए। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि यूएस में अभी जो टर्मरिक है, टर्मरिक लाटे के नाम से वहाँ पर हल्दी दूध मिलने लग गया है। जबकि यही हल्दी दूध जब हमारी माएँ अगर हमें कोई बचपन में कोई चोट लगती थी तो हमें हल्दी दूध बना के देती थी पीने के लिए। तो ये चीज़ें अब वहाँ से आके ये सुपर फूड के रूप में कन्वर्टेड होती जा रही हैं। तो आपको ऑप्टिमम यूज़ करना है अपने खाने में स्पाइसेस का। दूसरा हो गया कि आपको जब आप खाना खा रहे हैं तो आपको ग्रेन्स, अलग अलग तरीके के ग्रेन्स यूज़ करने हैं। भारत एक बहुत ही रिच कंट्री है इन टर्म्स ऑफ कि हमारे यहाँ की जो फसल होती है, कहीं पर तो आपको मिलेगा कि चावल, कहीं पर राइस खा रहे, गेहूँ खा रहे हैं, कहीं पर ज्वार, बाजरा, मकई, जो रागी है, इस तरीके के अलग अलग तरीके के फूड्स हैं जो सब जगह खाए जाते हैं। बेसिकली रागी अगर आप देखते हैं तो रागी जो है इज़ ए वेरी रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत से विटामिन्स हैं इसके अंदर। तो इनको जब आप अपनी डाइट में सम्मिलित करते हैं, जैसे आपने ब्रेकफास्ट में रागी का दलिया बना लिया या कभी आपने अपने खाने के अंदर मकई जो है अपने रोटी के अंदर आटे में मिला दी, ज्वार का आटा मिला लिया या ज्वार की खिचड़ी बना के खा ली, तो इस तरीके से आपने अपनी जो डाइट आप रेगुलर यूज़ कर रहे थे उसमें आपने सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया, आपने उसको इंक्लूड कर लिया, तो आपके खाने में वैरायटी भी आती है और आपको उसके जो हेल्दी बेनिफिट्स हैं वो भी होते हैं। हमें बेसिकली अपने खाने में हर तरीके के वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको डालना है। जैसे कि आप जब सब्जियों की बात करते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जो ज़मीन के नीचे उगती हैं तो उनको हम कहते हैं कंद हो गए वो, तो रूट्स वाली जो है वो आप इंक्लूड करिए।
कुछ हो गए लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। इसी तरीके से हो गई जो हमारा फल वर्ग हो गया, जो सब्जियां और हैं जो आपको पेड़ पे वैसे मिलती है, जैसे कि आपका ब्रिंजल हो गया, लौकी हो गई, जो ऊपर उगते हैं, ज़मीन से ऊपर उगते हैं। तो आप इन सबको अगर ऑप्टिमम यूटिलैप सबको मिक्स अगर यूज़ करते हैं, सिर्फ एक ही तरीके का फूड नहीं खाते हैं, तो आपको हर तरीके के उससे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी प्रकार हो गया कि आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वैल्यू है, लेकिन आप उसको सब्जी में स्पाइसेस की तरह नहीं डाल पाते हैं, कई बार कोई पसंद नहीं करता, तो आप उनकी चटनी बना के, जैसे आप लोकली ग्रोन जो चीज़ें हैं, आप साउथ में जाएंगे वहाँ पर नारियल की चटनी बनती है, आप महाराष्ट्र में जाएंगे वहाँ पर अत्सी का बहुत अच्छा उपयोग होता है चटनी बना के, उसके वो पाउडर बना के रखते हैं अपने फूड में डालने के लिए। मूंगफली का पाउडर हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये आपके फूड वैल्यू को इम्प्रूव करती हैं। तो आपको कोई सुपर फूड तलाशने की ज़रूरत नहीं होती है जब आप इस तरीके के छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। अब आ गया एक बहुत कॉमन सबको ये रहता है कि कुकिंग ऑयल किस तरीके का यूज़ करना चाहिए। तो अभी मैक्सिमम डाइटिशियन आपको या और भी जैसे सुनने में आता है कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। आपको जो लोकली ग्रोन चीज़ें हैं जो आपके एरिया में पैदा हो रही हैं, जो भी रीजनल फूड होता है वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप जिस प्रदेश में पैदा हुए हैं वहाँ पर उगने वाली चीज़ें, वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ें आपके लिए सबसे उत्तम वही है आपकी हेल्थ के लिए। तो आप अपने खाने में कुकिंग के लिए आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकती हैं, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल या तिल का तेल, जो आपके यहाँ पर ट्रेडिशनली यूज़ होता है आप उसको यूज़ कर सकती हैं। जैसे कहीं पर तिल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कई एरियाज़ में, तो आप उसको अगर अपनी डाइट में डालते हैं तो ऑलरेडी आपके लिए सुपर फूड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसके अलावा हम अपने फूड में कुछ हर्ब्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शतावरी हो गया, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने खाने के अंदर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रिच सोर्स ऑफ फूड जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है, इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, लेकिन बहुत कम लोग इसको खाते हैं, वो है ड्रम स्टिक। अच्छा। सहजन, सहजन की पत्ती जो होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, और ड्रम स्टिक भी जो है इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। तो आप इसको अगर अपनी डाइट में यूज़ करते हैं तो आप अपने फूड को डेफिनेटली आप सुपर फूड में कन्वर्ट, डेली फूड को कन्वर्ट कर सकते हैं। योगिता जी, आपने हमारे नाजरीन को बहुत ही अच्छी जानकारी फराहम की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम जानकारी देने के लिए। नाज़रीन, एक मीठी सी मुस्कान भला किसे नहीं सुहाती है। आपने वो जुमला तो सुना ही होगा कि वो हंसे तो जैसे 1000 कलियां खिल जाएं। आप जानते हैं कि इस खूबसूरत सी मुस्कान के पीछे बहुत अहम किरदार निभाते हैं हमारे दांत। लेकिन अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ ऐसी ख़राब आदतें डाल लेते हैं जो ना सिर्फ हमारे दांतों को, मसूड़ों को, मुंह को मुतासिर करती हैं, बल्कि पूरे बदन पर, हमारे पूरे जिस्म पर ख़राब असर डालती हैं। कौन कौन सी हैं वो आदतें और कैसे पा सकते हैं हम इनसे निजात, यही जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं डॉक्टर सुचित्रा प्रसाद के पास। तो आइए करते हैं उनका खैर मकदम। आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते। डॉक्टर सुचित्रा, जैसे कि आप एक डेंटिस्ट हैं और इसके साथ ही आप तंबाकू नोशी और ऐसे ही बहुत सारे नशों की रोकथाम के लिए एक मुहिम चला रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। इसके बारे में हम आपसे बाद में जानेंगे। और पहला और अहम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अगर दांतों की बात करें तो अगर कोई 6 साल का बच्चा है या फिर 60 साल का कोई बुज़ुर्ग है, तब तक डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता जब तक कि उसे कोई परेशानी महसूस ना हो, और छोटी छोटी बीमारियों को या परेशानियों को तो नज़रअंदाज कर ही देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, नज़रअंदाज तो शरीर की किसी भी बीमारी को या परेशानी को हमें नहीं करना चाहिए। हम तो अपने पेशेंट्स को यही राय देते हैं कि आप लोग रेगुलरली डेंटिस्ट को विज़िट कीजिए, कम से कम साल में 2 बार विज़िट कीजिए। अगर दांत में किसी भी तरह का ठंडा या गर्म आपको लगे तो फ़ौरन विज़िट कीजिए। किसी तरह का दर्द आए फ़ौरन विज़िट कीजिए। लेकिन अगर किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना भी हो तो भी कम से कम साल में 2 बार विज़िट कीजिए। उसके अलावा आप लोगों को कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह, एक बारी रात को सोने से पहले। दिन में 2 बार कम से कम फ्लॉस कीजिए। फ्लॉसिंग एक
पतला सा एक थ्रेड आता है, कुछ ज़्यादा नहीं है, उस थ्रेड को लेकर आप दांतों के बीच में से निकाल सकते हैं जो भी खाना फंस जाता है। देन आपको मीठा कम से कम खाना चाहिए, और अगर आप मीठा खा रहे हैं तो उसे खाने के बाद अगेन फ्लॉसिंग या ब्रशिंग ज़रूर करें। स्पेशली बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ और कैंडीज़, चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगी दांतों से हम लोग कई बार कुछ भी ऐसे तोड़ने का काम कर देते हैं या बॉटल का ढक्कन खोल लेते हैं। ऐसा काम ना करें, दांतों को एज ए टूल कभी भी यूज़ ना करें, दांत डैमेज हो जाते हैं। डॉक्टर सुचित्रा, अक्सर लोग जो हैं वो पब्लिक प्लेस पर तंबाकू खाते नज़र आते हैं, गुटखा खाते हैं, तरह तरह के पान मसाले खाते हैं, जो कि बहुत गलत भी है। तो क्या क्या असरात इसके हमारे जिस्म के अंदर नुमायाँ होते हैं और हमें इन्हें नहीं खाना चाहिए? हालांकि हमारी हुकूमत ने भी कई मुहिम चलाई है लोगों को बेदार करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी बेदार नहीं हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि तंबाकू का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वो है मुंह का कैंसर, और मुंह के कैंसर के इतने मरीज़ आए दिन हमारे पास आते हैं। इसका वर्स्ट पार्ट क्या होता है मुंह के कैंसर का, कि पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो एज सच पेनफुल नहीं होता है, दर्द नहीं होता है उसमें। तो उसके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम्स, वो उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। कुछ कॉमन सिम्टम्स जो ओरल कैंसर के या मुंह के कैंसर के होते हैं, वो होता है कोई ऐसा छाला जो ठीक ना हो रहा हो। मान लीजिए 2 या 3 महीने हो गए हैं, कोई छाला है ठीक ही नहीं हो रहा है, या मुंह में कोई गांठ पड़ गई है, या मुंह में कुछ ऐसी सूजन आ गई है, कुछ ऐसा बड़ा हो गया है, या मुंह में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन दर्द आ रहा है, कभी कभी खून निकलता है मुंह से, कान में दर्द होना है ना, या आपकी गर्दन में, नेक में, यहाँ पे कहीं लिम्फ नोड्स होती हैं। अगर कभी ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर फैल जाता है तो वो यहाँ पे गले की लिम्फ नोड्स में हम लोग महसूस करके पता कर पाते हैं कि पेशेंट का कैंसर फैल चुका है। तो इस तरह से ये कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं नए, बिल्कुल मतलब जो पेशेंट अपने आप से जो तंबाकू का सेवन कर रहा है वो नहीं पहचान पाएगा, या कभी कभी कोई ऐसी ग्रोथ हो जाती है। और बल्कि आजकल तो कुछ कंपनियां भी ऐसी हैं जो ऐसे मंजन बना रही हैं जिनमें तंबाकू डाला जाता है, और लोगों को पता नहीं होता, गलती से वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उनको जो है मुंह का कैंसर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर सुचित्रा, ये तो हुई तंबाकू नोशी और गुटखा और पान मसाले की बात। अगर बात करें सिगरेट की, तो अक्सर ये कहा जाता है, सुना भी जाता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसके डिब्बे पर भी लिखा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी सरेआम सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट का असर बहुत गलत पड़ता है सेहत पर, ये जानते हैं। देखा जाए तो यंग लोगों को, यानी जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, वो अक्सर सिगरेट पीते नज़र आते हैं, या फिर हुक्का बार में जाकर हुक्का पीते हैं, इसका बड़ा चलन बढ़ गया है आजकल। और फीमेल्स की बात करें तो नौजवान लड़कियों को भी देखा गया है ख़ास तौर से, ये खूब स्मोकिंग करती हैं। हाँ, तो क्या क्या बुरे असरात पड़ते हैं जिस्म पर, ख़ास तौर से ख़वातीन की अगर बात करें? मैं सभी का बताना चाहूँगी। देखिए, स्मोकिंग, सिगरेट इन जनरल, उसमें 7000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें से कि 70 केमिकल्स कैंसर कॉजिंग होते हैं। ठीक है, तो जब इतने सारे केमिकल्स कैंसर कॉजिंग हैं, तो जो लोग सिगरेट पी रहे हैं प्लस जो लोग आजू बाजू उनके आसपास हैं, सभी पर ही उन केमिकल्स का असर होगा, राइट। तो आंकड़े जो बताते हैं उनके हिसाब से हर साल कम से कम 8 मिलियन लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में 8 मिलियन लोग इस स्मोकिंग से, तंबाकू से प्रभावित हैं, जिसमें से 7 मिलियन ये कहा जाता है आंकड़ों के अकॉर्डिंग कि 7 मिलियन तो डायरेक्ट यूजर्स हैं, और 1.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसिव स्मोकर्स हैं, सिर्फ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ पैसिव स्मोकर्स हैं, सेकेंड हैंड स्मोकिंग कर रहे हैं। अब अगर डायरेक्ट यूजर्स का मामला लिया जाए तो डायरेक्ट यूजर्स में अगेन मोस्ट कॉमन तो वही कैंसर्स, लंग कैंसर्स, ओरल कैंसर्स आते हैं, लेकिन इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और भी प्रॉब्लम है जो है मेल इम्पोटेंसी। मेल्स का स्पर्म काउंट कम हो जाता है, ठीक है, तो जैसे कि रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, फीमेल्स के ओव्यूलेशन में अगेन रिप्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले तो वो कंसीव ही नहीं कर पाती हैं फीमेल्स, जो लोग हुक्का और इस सब को बहुत आजकल इन ट्रेंड और वायरल समझ के ले रही हैं,
तो पहले तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। अगर किसी तरह कंसीव कर लें तो एबॉर्शंस हो जाते हैं। उसके बाद अगर चलिए किसी तरह से बच्चा बॉर्न हो जाए तो बच्चे के अंदर लो बर्थ वेट, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, सिड्स, सांस लेने में तकलीफ होगी, बच्चे को अंदर ही अंदर, माँ के गर्भ के अंदर ही उसके लंग्स खराब हो जाते हैं। तो इस टाइप की ढेर प्रॉब्लम्स, हज़ारों प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि माँ के या बाप के स्मोकिंग करने से आती हैं। तो इसलिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। और हुक्का, जहाँ तक आपने हुक्का का नाम लिया, तो हुक्का तो मैं आपको बताऊँ, एक हुक्का बार का अगर 1 घंटे का कोई अगर 1 घंटे के लिए भी वहाँ पर जा रहा है ना, तो ये मान लीजिए कि वो सिगरेट स्मोकिंग से 100 गुना ज़्यादा डैमेज लेकर आ रहा है 1 घंटे के अंदर अंदर। तो वो तो बहुत ही ख़राब है। डॉक्टर सुचित्रा, एक औरत होती है वो अपने घर के हर कोने से वाकिफ़ होती है। इसी तरीके से जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी भी आदतों को खूब अच्छी तरीके से समझती भी है। अक्सर माएँ हैं, बीवियाँ हैं, वो देखती हैं उनके शौहर नशा कर रहे हैं, तंबाकू नोशी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या फिर उनके यंग बच्चे वो भी इन बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं। तो कैसे वो अपने बच्चों को या अपने शौहर को या फिर अपने अपनों को इन आदतों से बचाएं? मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स, सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ जो आती हैं वो फीमेल्स की ही आती हैं। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने आप से ये तंबाकू की आदत छोड़ पाएँ, लेकिन सिर्फ 4% लोग अपने आप से इस आदत को छोड़ पाते हैं। 96% लोग अगर देखा जाए तो किसी स्पेशलिस्ट या मनोवैज्ञानिक से अगर हेल्प लें तो आसानी से इस आदत को छोड़ पाएंगे, क्योंकि इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। क्योंकि देखिए, तंबाकू एक बीमारी है, एक आदत है, एक बीमारी बन गई है अब ये, ठीक है। और इसको जिस तरह से हर एक बीमारी का इलाज होता है उसी तरह से इसका एक प्रॉपर इलाज है, एक प्रोटोकॉल बनाया गया है इसका, ठीक है। तो अगर कोई कम से कम भी तंबाकू लेता है तो भी उसका 3 महीने का इलाज चलता है, 3 से 6 महीना। कोई ज़्यादा लेता है तो 6 महीना चल सकता है। तो 3 से 6 महीने का अगर वो इलाज कराते हैं और लग के किसी भी तंबाकू स्पेशलिस्ट से या मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं तो 90% चांसेस हैं कि वो इस बुरी लत से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर सुचित्रा, ये तो हुई तंबाकू नोशी या किसी भी तरीके के नशे से छुटकारा पाने की बात, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी को मुंह का कैंसर हो जाए तो इसकी शुरुआती अलामात क्या हैं, क्या सिम्टम्स हैं कि हम उन्हें पहचान कर शुरू में ही अवेयर हो जाए, वो सिम्टम्स बताइए। जी, जैसे मैंने एक बारी पहले भी बताया, तो इसके कुछ शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मुंह का कोई छाला है जो कि हील ना हो रहा हो, या फिर कोई सूजन आ जाए, या फिर कोई फोड़ा फुंसी मुंह के अंदर, दांत लूज़ पड़ जाएं, मुंह में से बदबू आना, या गले में यहाँ पे कोई टाइप की गांठें हो जाना। और अगर ये सिम्टम्स आ भी गए हैं तो ऐसा ना समझें कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप जैसे ही इनमें से कोई भी सिम्टम आपको महसूस होता है, आप फ़ौरन अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट, नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं, अपने मुंह की जांच कराएं, अपने गले की जो भी आपके गांठ है उसकी जांच कराएं, क्योंकि अगर आप अर्ली सिम्टम्स में चले जाएंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपका कोई सर्जरी या कोई इलाज से आपका जो खर्चा है वो कम से कम आए, या आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटलीस्ट बढ़ जाएगी। पर अगर आप ये सिम्टम्स देखकर भी इन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी जो कैंसर है वो खाली गले तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। डॉक्टर सुचित्रा, अभी हमने नौजवान नस्ल की बात की थी कि किस तरह से वो तंबाकू नोशी को एक फ़ैशन समझने लगे हैं, या फिर यूँ कहें कि स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं। तो उन नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम लोग अपने एनवायरनमेंट में कितने कार्सिनोजेंस, कितने कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं जो कि हम एनवायरनमेंट में, फूड में हैं, जिनसे हम नहीं बच पाते हैं। तो कम से कम तंबाकू एक ऐसी चीज़ है, और रिसर्च कहती है टोबैको इज़ द मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। तो अगर बच सकते हैं तो तंबाकू से तो एटलीस्ट बचिए, किसी भी फॉर्म में तंबाकू ना लीजिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने डॉक्टर सुचित्रा।
ये पल भर का जो मज़ा होता है ना, ये जहाँ हमारे चेहरे की मुस्कान छीन लेता है, वहीं कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता है। बिल्कुल। तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए, इन बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारी फराहम की। नाज़रीन, हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको काम की बातें बताएं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उन्हें अपना कर फैज़याब हो सकें। देखिए, अब हमारी ये कोशिशें और काविशें कितना रंग ला रही हैं, ये तो भाई आप बेहतर जानते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम देखने से चूक जाते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम YouTube चैनल पर भी है, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली मर्तबा फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और काम की बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।